पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था अंतराल और घास समुच्चय। इसमें हम देखेंगे वेन आरेख, वेन डायग्राम, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है समुच्चय का। ठीक, इसको समझ लेंगे तो हमें कंपटीशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको क्या होता है वेन डायग्राम। ठीक है, तो पहले समझते हैं वेन डायग्राम जो है सर्वप्रथम 18वीं सदी में आइलर नामक वैज्ञानिक, आइलर नामक गणितज्ञ थे। कौन? आइलर। इन्होंने वृत्तों का उपयोग करके इस वेन आरेख को सबसे पहले, इसके बाद 19वीं सदी में आए जॉन वेन। कौन आया? जॉन वेन। जॉन वेन ने आइलर के इस आरेख को उसमें सुधार करके उसका नाम रख दिया क्या? वेन आइलर आरेख, या इसी को कहते हैं या वेन आरेख। ठीक, वेन डायग्राम। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसका उपयोग जो है इन्होंने किस लिए किया था? सार्वत्रिक समुच्चय के उपसमुच्चयों, सार्वत्रिक समुच्चय तथा उसके उपसमुच्चय को आसानी से दर्शाने के लिए, आसानी से समझने के लिए इसका उपयोग किया था सबसे पहले इन्होंने। ठीक, अब इसको समझने के लिए वेन ने सबसे पहले एक सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है, सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयत के रूप में दर्शाया। ठीक, और उसके उपसमुच्चयों को वृत्त के रूप में। ठीक, उसके उपसमुच्चयों को वृत्त के रूप में, इस तरह से। ये कौन है? सार्वत्रिक समुच्चय। और ये सब के कौन है? उनके उपसमुच्चय। इसे ऐसे भी डायग्राम बनेगा, ऐसे भी बनेगा। ठीक भैया, और ऐसे भी बनेगा। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक, अब देखिए, अब इन सब का मतलब क्या होता है देखेंगे कि ये आयत की तरह जो है, इसको इन्होंने क्या माना था? इन्होंने इसको माना था सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, इनमें सभी उपसमुच्चय आ जाएंगे। सभी उपसमुच्चयों का जो समुच्चय होता है उसी को कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक, सभी समुच्चयों का होता है। ठीक, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। आयत की तरह कौन है? सार्वत्रिक समुच्चय। और उसके जो वृत्ताकार है वो सब क्या है? उपसमुच्चय हैं। ठीक, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय मान लेते हैं। कोई सार्वत्रिक समुच्चय ए है इस तरह से 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये है 50 तक। ठीक, ये सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। अब इसमें अगर कह दिया कि ये जो बी है ये ए है, ये कौन है? ये ए है। सार्वत्रिक समुच्चय कौन है? ए है। और बी इसमें हो गया, ये बी मान लेते हैं 1 2। और अगर इसको लेंगे, ये सी है, तो अगर ये सी लेंगे तो ए में जो है बी भी है, ए में सी भी है, लेकिन बी और सी दोनों अलग अलग हैं। ए में ही बी भी है और ए में ही सी भी है, लेकिन दोनों आपस में कभी जुड़े हैं नहीं। सी अलग है, बी अलग है। इसका मतलब बी के अवयव अलग होंगे और सी के अवयव अलग होंगे। इसको कुछ दूसरा ले लेते हैं, 4 या 5। इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं। ठीक, अगर ये वाला लेते हैं तब दूसरा डायग्राम लेते हैं, तो दूसरा अगर डायग्राम लेते हैं ये वाला, तो इसमें ए जो है यही रहेगा, ये सबके लिए ए है, ये बी है, ये सी, बी सी। ठीक, अगर इसमें लेंगे तो ए तो ठीक है, लेकिन बी वाला क्या होगा? बी अगर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक, बी क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो ए में बी है और बी में सी है, तो ए में जो है ये बी वाला है, 1 2 3 4 5 6 है इसमें। अब इस बी में ही सी वाला है, बी से बाहर नहीं जाएगा। बी से बाहर है सी? नहीं, इसी में है। तो सी वाला जो समुच्चय रहेगा इसी के अंदर ही रहेगा। मान लेते हैं कौन है? 2 है, 3 है, 4, इस बी के अंदर ही है ना।
इस बी के अंदर ही है सी, तो ये वाला डायग्राम हो जाएगा। समझ में आया? और इसके बाद देखते हैं ये वाला डायग्राम। ए तो यही है सबके लिए, ए वही है, ठीक। अब इसमें बी देखेंगे, अगर बी बराबर मान लेते हैं 5 6 7 8 9 10, ये है बी। तो भैया देखिए, ए में बी भी है और ए में सी भी है, लेकिन बी का और सी का कुछ अवयव कॉमन है, कुछ अवयव उभयनिष्ठ है। देखिए ए में सी भी है और इस ए में ही बी भी है, लेकिन अब बी और सी दोनों में कुछ अवयव कॉमन है ना। तो इसको लिखेंगे सी वाले में, इसमें से कुछ अवयव कॉमन रहेंगे, बाकी सब अलग रहेंगे। जैसे मान लेते हैं 3-4 अवयव कॉमन हो गए, 6 7 8 ये कॉमन हो गए। इसके बाद ले लेते हैं 11 12 13, ये ए में ये भी है, ए में ये भी है, ए में सी भी है, ए में बी भी है ना। इसके बाद बी और सी में कुछ अवयव कॉमन है। देखिए कुछ अवयव कॉमन है, तो कौन कौन कॉमन है? 6 7 8 कॉमन हो गया। ए में बी भी है, ए में सी भी है, ए में ही बी भी है और ए में ही सी भी है ना। इसी में से लिए हैं, इसी में से बनाए इसको, ठीक। तो ये वाला हो जाएगा। अरे इतना समझ में आया? अब देखते हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो हर कंपटीशन क्वेश्चन में आता है लगभग, ठीक। देखिए दिया भैया मनुष्य है और कलाकार है, इसको वेन आरेख पे कैसे दर्शाएंगे, ठीक। ये रीजनिंग का क्वेश्चन, मनुष्य है और कलाकार है, ठीक। अब एक हो गया मनुष्य, एक क्या हो गया? मनुष्य, इसको मान लेते हैं कौन है? मनुष्य, ठीक। और एक है कलाकार, ठीक। एक कलाकार है, तो भैया सभी मनुष्य कलाकार होते हैं, सभी मनुष्य कलाकार हो जाएंगे। कुछ टीचर होते हैं, कुछ सिंगर होते हैं, ठीक, कुछ कलाकार होते हैं, ठीक। तो सभी मनुष्य कलाकार नहीं होते, लेकिन सभी कलाकार मनुष्य तो होते हैं ना। सभी कलाकार मनुष्य होंगे कि नहीं होंगे? जितने भी कलाकार होंगे वो मनुष्य ही होंगे ना। तो जितने भी कलाकार आएंगे इस मनुष्य में ही आएंगे, समझा? अब इस मनुष्य में ही जितने कलाकार आएंगे सब किस में आएंगे? मनुष्य में ही आएंगे। ये कौन है? कलाकार, ठीक। आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट हैं, सभी मनुष्य होते हैं, लेकिन क्या सभी मनुष्य आर्टिस्ट होते हैं? नहीं। तो कुछ आर्टिस्ट के बाहर हैं, कुछ कलाकार के बाहर हैं, कुछ मनुष्य कलाकार के बाहर हैं। समझ में आइए? मनुष्य और कलाकार में कलाकार का बिना रहे, तो मनुष्य जो है बाहर रहेगा, कुछ मनुष्य बाहर रहेंगे कलाकार से, क्योंकि सभी मनुष्य कलाकार नहीं हो सकते और सभी कलाकार तो मनुष्य होंगे ही होंगे, ठीक। जानवर तो कलाकार होगा नहीं, ठीक। अब ये हो गया। इसके बाद देखते हैं, जैसे दे दिया, एक दे दिया सोना और गहना, सोना दे दिया और गहना दे दिया, समझा? तो देखेंगे सोना, क्या सब सोना गहना होता है? कुछ सोने धातु भी होते हैं, रखे होते हैं, वैसे सभी सोना गहना नहीं होता। और क्या सभी गहने सोने के होते हैं? कुछ गहने भैया चांदी के भी होते हैं, समझा? और सभी धातु के भी होते हैं। तो सभी गहने ना तो सोने के होते हैं और ना तो सभी सोने का गहना होता है। तो दोनों में थोड़ा सा कॉमन है, कुछ सोना गहना होता है और कुछ गहने सोने के होते हैं। तो कुछ कॉमन रहेगा सिर्फ, ये बन गया सोना, ठीक, और ये बन गया गहना। ये सोना और गहना, इसमें कुछ कॉमन है, तो ये आरेख बनेगा। सोना और गहने में कुछ ही कॉमन है, कुछ ही संबंध बताएगा इसमें। सभी गहने सोने के नहीं हो सकते, समझा? सभी गहने सोने के नहीं होंगे, कुछ चांदी के होंगे, कुछ हीरे के होंगे, कुछ मोती के होंगे, समझा? और सभी सोने का गहना नहीं होगा, कुछ धातु वैसे रखे होंगे, कुछ कोई बिस्किट रहता है इसका, समझा? तो ये होता है, कुछ ही सोने गहने रहेंगे। तो सोना है तो कुछ सोना गहना में आया है, और गहना है कुछ ही गहने सोने के बने हैं। इतना समझ में आ गया? आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।